दोस्तों नमस्कार। आज 68th बीपीएससी मेंस का GS1 का पेपर था और जैसा कि GS1 में एक्सपेक्टेड रहता है कि स्टैटिक में कुछ खास पोर्शन से ही सवाल आएंगे और जो करंट अफेयर्स रहता है वो भी कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहता था, जो कि इस बार नहीं है। तो इस बार का पेपर जो है वो थोड़ा सा अलग है हर बार की तरह से। जैसा ट्रेंड रहा है बीपीएससी उसको ट्विक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा है और डायनेमिज्म ला रहा है थोड़ा सब्जेक्ट में। पहला तो जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला इस पेपर में। मैं एक बार ओवरऑल एनालिसिस कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन वाइज जाएंगे। तो जो मोटा मोटी जो चेंज देखने को मिला, सबसे बड़ा चेंज क्या था कि जो क्वेश्चन नंबर वन है सेक्शन 1 का, उसके बाद जो सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दोनों को मैंडेटरी बनाया गया था। इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे मैंडेटरी रहेंगे। उसी तरह से सेक्शन 1 में भी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मैंडेटरी रहेंगे, वो आपको करने ही है। तो मोटा मोटी बात यही है कि टोटल आपको एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन करने थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो था वो मैंडेटरी था एक सेक्शन में। वही सेक्शन 2 जो हमारा करंट अफेयर वाला है, इसमें भी वही बात था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वो मैंडेटरी था और बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में वो जो था ऑप्शंस था आपके पास, आप ऑप्शंस में से सेलेक्ट करके कुछ भी लिख सकते थे। तो आप देखेंगे कि ट्विस्ट कहाँ किया है इस बार, बीपीएससी कहाँ पे खेल रहा है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। आप बिरसा मुंडा प्रिपेयर करके गए होंगे, पटना कलाम भी अच्छे से प्रिपेयर होगा। अगर आप मॉडर्न आर्ट्स पढ़े होंगे तो उसमें केव का भी कहीं ना कहीं डिस्कशन तो था ही, तो प्रिपरेशन हो सकता था इसका। चलिए डायरेक्ट की बात करें तो ये नहीं था, ये भी नहीं था। इस पे आप लिख सकते थे, इस पे लिख सकते थे और इस पे लिख सकते थे अच्छे से। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आपने जो प्रिपेयर किया था वो 38 नंबर के सवाल के लिए किया था। अभी जैसे पटना कलाम के बारे में हम देखते हैं, तो पटना कलाम का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, उसमें कौन कौन से पेंटर्स आते हैं, उसका डिक्लाइन क्यों हुआ, उसके अभी करंट में रेलिवेंस क्या है उसका, और उसके बाद कंक्लूजन लिखना। इतना पॉइंट आप 38 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, मात्र 7 नंबर का है। तो अगर आपके पास, पहली बात तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर था वो बुकलेट के साथ था, तो आपको बस 2 पेज मिले थे उसमें, इस तरफ और उस तरफ। तो आपको मोटा मोटी बस 2 पेज मिला था फ्रीडम लिखने का, आप उसी 2 पेज में जो भी आप लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना था कि इंट्रो लिख दिया आपने, उसके बाद इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, वो भी 2 लाइन में लिख दिए। इससे रिलेटेड जो कलाकार हैं वो लिख दिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या था ये लिख दिए। आपको इसमें ये कोशिश करनी थी इन सारे सवालों में कि आप मल्टी डायमेंशन लिखें आंसर को। आपको मल्टी डायमेंशन लिखने की ज़रूरत थी क्वेश्चन नंबर 1 में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे बिरसा मुंडा मूवमेंट है, कब हुआ, कौन इसके हीरो थे, क्यों हुआ, कोर्स ऑफ द मूवमेंट क्या था, रिजल्ट क्या हुआ, डिक्लाइन क्यों, ये उसका जो रिवोल्ट था उतना फोर्सफुल क्यों नहीं रहा, कंक्लूजन। इतना चीज़ आप 2 पेज में लिख सकते हैं क्या? अगर डिटेल से लिखने जाएं तो इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ये 4, 4.5, 5 पेज का आंसर प्रिपेयर रहता है आपका। तो आप इसमें जो लिखेंगे इसमें भी वही डायमेंशन कवर करेंगे, याद रखिए। लेकिन इसमें 1-1, 2-2 पॉइंट लेके निकल लेंगे। आप पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप जो पॉइंट लिखते हैं एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन करते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ मिसिंग रहेगा। आप ये सीधा लिख के निकल सकते थे। तो जिसका जितना डायमेंशन होगा उसको उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में पूछ दिया। अब इसका पूछने का कॉन्टेक्स्ट क्या था देखिए। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट पूछ दिया। इंडिगो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहीं ना कहीं ये लीक से हट के भरने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है आपको कि आप पूरा पढ़िए, आप पूरा सिलेबस पढ़िए। ऐसे नहीं कि आप सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के पढ़े और सिर्फ उसको पढ़ के गए और हो गया काम। तो पहली बात तो ये। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब देखिए इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो है काफ़ी आ चुका है क्वेश्चन और ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था ऐसा जो नहीं लिख सकते थे। अगर आपका प्रिपेयर्ड है पहले से तो लिख सकते हैं। और इसमें आपको बेसिकली जितने डायमेंशंस कवर कर सकते हैं आप वो करने थे, और सबके अगर 1-1, 2-2 एग्जाम्पल देते जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि 38 नंबर का है। इसका जो ऑप्शनल वाला सवाल है, ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार है। देखिए यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन नहीं है, यहाँ सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन है। तो टेक्निकल पे यहाँ ज़्यादा फोकस करना था। आप वेस्टर्न तो लिखना ही है, आप जो
चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, मैकुलेज मिनट है, वो मेंशन तो करेंगे ही, लेकिन आप जोड़ देंगे कि एनआईटी पटना कैसे इस्टेब्लिश हुआ, पटना में जो वेटनरी कॉलेज है वो कब बना, जो पटना का मेडिकल कॉलेज है वो कब बना। तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करना था, ब्रिटिश रूल के टाइम पे कैसे क्या हुआ और उसका इम्पैक्ट अभी क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ उस तब के पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो ये जो थोड़ा है ना फोकस्ड हो जाता है सवाल, तो फोकस्ड सवाल है और 38 नंबर का है, तो आपको लिखने के लिए पॉइंट कम बचता है, इसके लिए आपको इसमें वेस्टर्न भी लिखने की ज़रूरत थी थोड़ी, और उसके बाद टेक्निकल में आप जाते, टेक्निकल में जाके फिर उसका इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड कंक्लूजन लिख देंगे इसमें। तो ये सवाल एक्सपेक्टेड लाइन पे था, किया जा सकता था। अब तीसरे में आते हैं, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। ये देखिए, ये थोड़ा ट्विस्ट किया है सवाल, ये थोड़ा घुमा के पूछा है। तो ये जो है काफ़ी प्रिविलेंट रहता है, यूपीएससी का जो GS1 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन जो है काफ़ी प्रिविलेंट है। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट थे उन्होंने पक्के से ही आंसर लिखा होगा, क्योंकि इसका सेट आंसर रहता है उसमें, जिसमें 4-5 स्टेप है जो टेम्पल के, किस तरह से एवोल्यूशन और रॉक कट टेम्पल आया, उसके बाद उसमें प्लिंथ आया, उसके बाद उसमें हाइट आ गया, उसके बाद उसमें एरोटिका की इमेजेस कहाँ कहाँ आने लगी, अब मॉडर्न कैसा है, वॉल्टेड वाला कैसा है, मोटा मोटी जिस तरह से नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है टेम्पल का वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, वही इसमें लिखना था। और वो जो फेज वाइज हुआ है वो फेज वाइज की चर्चा करनी थी। उसके बाद आपको 8-10 एग्जाम्पल लिखने थे इसमें, उसके बाद से आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो सब्सटेंशिएट हो पाता अच्छे से। तो जो भी यूपीएससी पैटर्न पे GS1 पढ़े हुए थे उनके लिए ये थोड़ा इजी सवाल था, जो बीपीएससी पैटर्न से पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए वो थोड़ा अनयूजुअल सवाल था। अब देखिए, अब गौर करिएगा, आर्ट एंड कल्चर से इस बार घुसा है, आर्ट एंड कल्चर से टेम्पल पूछ लिया, उसके बाद देखिए केव पूछ लिया, तो अगली बार पक्का है विहारा या चैत्या पे जाएगा, या फिर इस बार नॉर्थ इंडिया टेम्पल पूछा है तो द्रविडियन आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ ये पूछेगा, या ये भी पूछ सकता है कि भारत में टेम्पल डेवलपमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो टेम्पल डेवलपमेंट आपको जो नॉर्थ द्रविड़ा है, नगरा है, और एक जो चालुक्यन स्टाइल है उसको भी लेके आपको साथ में चलना होगा। हो तो सकता है आगे आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाए। तो आर्ट एंड कल्चर पे फोकस कर रहा है बीपीएससी, और एक नया ट्रेंड उभर के आया है इस बार से, वो देखने को मिला हमको। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें देखिए क्या कैच है कि रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज़ आपने पढ़े होंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या रोल है, उनका नेशनलिज्म पे क्या है, उनका एजुकेशन पे क्या है। तो सोसाइटी एंड कल्चर पे जो उनका कंट्रीब्यूशन है, ये सवाल आया नहीं है रिसेंट टाइम पे, काफ़ी पहले आया था, शायद 62वीं में आया था। तो सोसाइटी एंड कल्चर पे उनका क्या रोल रहेगा, तो जो नेशनलिज्म के पॉइंट है, जो एजुकेशन के पॉइंट है, जो उनका यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म वाला फंडा है, एजुकेशन में वो जो बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, ये सब बातें जो हैं आपको लिखनी है ताकि सोसाइटी का प्रोग्रेस हो सके। इस तरह से चीज़ों को इसको आपको मोल्ड करना था। ये भी एक्सपेक्टेड लाइन पे सवाल था, लेकिन थोड़ा सा सोसाइटी और कल्चर लिख के, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, कहीं ज़्यादा लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। बेसिकली नेशनलिज्म, एजुकेशन, इन सब पे ज़्यादा प्रिपरेशन रहता है लोगों का इसमें। ठीक है, तो मिला जुला के कहें तो थोड़ा सा टफ था ये, लेकिन इसको टैकल किया जा सकता था, आराम से टैकल किया जा सकता था। देखिए कहना इजी है, अभी लिखने के टाइम पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मिला जुला के टोटल कितने सवाल हुए इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको GS1 में टोटल 7 आंसर लिखने थे। 7 आंसर, 5 आंसर जो आपके शॉर्ट टाइप थे और 2 आंसर लिखने थे आपको लॉन्ग टाइप में। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेक्शन 2 में आएंगे तो सेक्शन 2 जो था इस बार का एकदम से अनइवन था। जनरली क्या होता था इसमें कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं या जो इंटरनेशनल रिसेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं उन पे ही फोकस रहता था बीपीएससी का। इस बार जो है एकदम तख्ता पलट हो गया, और जो फोकस हो गया वो फोकस शिफ्ट हो गया है अभी करंट जो बिहार के संदर्भ में या फिर नेशनल संदर्भ में जो ऑल ओवर टॉपिक्स है, ऑल राउंड टॉपिक्स है, उसको कंसिडर किया गया। आप देखिए समझिए, नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बोरी ऑर्गेनाइज्ड, वेयर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम से इसी के लिए दिया ही हुआ है कि आप देख के पैनिक हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, छोड़ सकते थे। मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाया है, लेकिन आप समझेंगे तो इसका आंसर इसके स्टेटमेंट में ही है। जो गोल 16 है वो है क्या, पीस एंड मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो SDG 16 है आपका वो क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन।
ठीक है। तो आप इसको रशिया यूक्रेन के फ्रेमवर्क में लिख सकते थे कि रशिया यूक्रेन में यूनाइटेड नेशंस का भी कोई खास रोल रहा नहीं उसको रोकने में या पॉज करने में। किस तरह से यूएन का रिलेवेंस घट रहा है और किस तरह से I2U2 इमर्ज होके आया, क्वाड इमर्ज होके आया। इसको बस पॉइंट्स में 8 नंबर का है तो 2 पेज में लिखना है। आप छोटा छोटा लिख के मेजर पॉइंट्स को लिख के आप आगे बढ़ सकते थे इसमें, और इसको मैनेज किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना आपका ज़रूरी है। अगर आपने यूनाइटेड नेशन पढ़ा है तो एकदम से ये IR रिलेटेड ही टॉपिक है और UN रिफॉर्म से ही रिलेटेड टॉपिक है ये। तो किस तरह से पीस में यूनाइटेड नेशन का रोल कम हो रहा है और किस तरह से छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशन से इमर्ज होकर आ रहे हैं जिनका रोल पीस में बढ़ रहा है, जैसे SCO है, I2U2 है, ऑकस है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो। अगर आपने GS2 की तैयारी की होगी तो ये वाला क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होगा, बट ये भी थोड़ा हटके था और इसको लिखा जा सकता था। RTPS को लेके RTPS एक्ट जो आया और भी जितने भी ई सर्विस डिलीवरी है बिहार में उसके रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे बिहार का कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, जनरली नहीं लेता था। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल आ गया, ये सवाल जो है IR से आ गया। ये जो है अभी रिसेंट राष्ट्रपति जी का विजिट हुआ था उससे पूछ दिया। उसके बाद एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन स्टेट ऑफ बिहार, ब्यूटीफुल। अभी देखिए सोलर पावर से पूछ दिया, ये भी बिहार से रिलेटेड पूछ दिया। मिला जुला के अगर जो बाहर से आए हैं एग्जाम देने आउट ऑफ स्टेट, जिन्होंने बिहार की जो सारे सब्जेक्ट्स है उसको ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था ये सवाल। लेकिन अगर आपने एटलीस्ट प्रीलिम्स वाला भी जो फेज है उसमें पढ़ा होगा सोलर पावर जनरेशन के लिए, तो अगर आप इसमें लिख सकते हैं कि भारत किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के दिशा में जा रहा है, हमारा टारगेट क्या है, तो उसके संदर्भ में बिहार में कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं, दरभंगा वाला जो है, तो वो सब करके थोड़ा आप 1-2 पेज में खींचा जा सकता था आंसर को, अगर नहीं भी आता तो। लेकिन ये सवाल जो है लीक से हटके है। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि रट के जाना है और लिख देना है तो अब पॉसिबल नहीं है। अब लिखने की आदत डालनी पड़ेगी और अननोन टॉपिक्स पे सोचने की और सोच के लिखने की आदत बनानी पड़ेगी आपको। उसके बाद ये जो 7 निश्चय 2 है तो आना चाहिए था। अभी देखिए इसमें 3 सवाल जो है कंप्लीट बिहार से ही है, 3 सवाल एकदम बिहार से है और 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन IR से है, एक क्वेश्चन नेशनल से है। ठीक है, तो 7 निश्चय 2 वाला है, सेल्फ रिलायंस के लिए इजी क्वेश्चन था। अगर आपको 7 निश्चय का वो जो पॉइंट्स है वो भी याद रहेगा तो आप उसको उसके लिए लिख सकते हैं। इसका एक वीडियो मैंने ही बनाया था पिछले 67 BPSC के टाइम पे, तो वो देखते तो काम हो जाता। ठीक है, ये जो था वो मैंडेटरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 2 का, और कहीं ना कहीं ये टफ लेवल पे था, बिहार से काफ़ी रिलेटेड था। और इसमें एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जो भी बिहार के करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी रेलिवेंट हो जाते हैं, उन पे एक राइटअप बना के रखने की ज़रूरत है। अब वो सीधा सीधा जो पुराना वाला तरीका था उससे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये क्वेश्चन जो है ये खेल कर गया है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर घुमा के ले आया। बेसिक स्ट्रक्चर क्यों लाया? क्योंकि उन्होंने करंट अफेयर्स से रिलेट कर दिया कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में जो झगड़ा चल रहा है और वाइस प्रेसिडेंट का जो कमेंट आ गया है जुडिशियरी के अगेंस्ट में, तो इस पे जस्टिस चंद्रचूड़ का कुछ आया था कि किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट ने कमेंट किया है, तो एक जो टसल है उससे क्वेश्चन आ ही गया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये पॉलिटी में क्वेश्चन पूछेगा इससे, लेकिन इसी में पूछ दिया। ये भी UPSC वाला हरकत करने लगा कि जैसे GS2 का सवाल GS1 में और GS2 का सवाल GS3 में, GS3 का GS2 में पूछ रहा है, उसी तरह से यहाँ भी इसने पूछा है। तो आपका अगर GS2 प्रिपेयर होगा तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें वाइस प्रेसिडेंट का जो कमेंट था वो मैंडेटरी था लिखना, उसके बिना आंसर अधूरा हो जाएगा। और वही एक पिच पॉइंट था इसमें। जो ए है ये क्या था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप कैंपस सेटअप करने के लिए जो इंडिया में बोला है, तो उससे क्या क्या फ़ायदा नुकसान होगा, इसके बारे में गेम चेंजर होगा क्या, इसके बारे में अपना आर्गूमेंट्स दीजिए। ये प्रिवलेंट टॉपिक था, करंट अफेयर में काफ़ी था। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इस पर 2-3 एडिटोरियल बहुत अच्छा एडिटोरियल आया था, एक्सप्रेस में भी और हिंदू में भी। इस पर राज्यसभा टीवी जो संसद टीवी है उस पर एक डिस्कशन भी आया था। तो अगर आप कंटिन्यूस से सबको फॉलो करते हैं तो इस पर लिखना काफ़ी आसान था। और जो NEP 2020 है उसको कोट करना था इसमें, उससे रिलेटेड किस तरह से जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रोडक्शन के लिए चीज़ें बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। उनके खोलने से हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एजुकेशनल वैल्यू सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब इसमें बात लिखना था। और ये क्वेश्चन 2 जो है 5वां क्वेश्चन एकदम पड़े था ट्रेंड से। ठीक है,
इसको मान सकते हैं GS2 अगर आपने तैयारी की तो लिखा जा सकता था, लेकिन अगर GS1 में बात करें तो जनरली पढ़ के नहीं जाते हैं लोग, और एग्ज़ाम के उस टेम्परामेंट में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। G20 इस बार श्योर था कि क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन G20 से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया। अभी देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन है। डू यू थिंक इंडिया मस्ट रिक्लेम द लीडरशिप ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड थ्रू इट्स एम्बिशन टू स्टीयर G20 समिट इन दिल्ली टू सक्सेस लेटर दिस ईयर डिस्पाइट इंडियाज ओन इंड्यूरिंग डेवलपमेंट चैलेंजेस। अभी आपको बोल रहा है कि इंडिया का अपना तो चैलेंज है डेवलपमेंट का, तो उसमें बताइए G20 के लीडरशिप को कैसे स्टीयर करेगा ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर जो वर्ल्ड के लोग आएंगे सॉरी, उसमें कैसे ये अपने आप को असर्ट करेगा कि हम देखो G20 का एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो आप इसमें लिख सकते थे कि देखिए हंगर इंडेक्स में इतना पीछे है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में इतना नंबर है, वर्ल्ड के प्रेस इंडेक्स में इतना है, तो कहीं इसका जो स्ट्रेंथ है, सॉफ्ट पावर है, वो कहीं बन ही नहीं रहा है। तो यही सब हमारे लिए डेवलपमेंटल चैलेंजेस, सोशियो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हो गया, इकोनॉमिक चैलेंजेस हो गया, तो ये सब इसमें मेंशन करना था। एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद हुआ कि इंडिया फेसेस द रियल डिफिकल्टी ऑफ यूनाइटिंग द ग्लोबल साउथ। इसमें देखिए ग्लोबल साउथ एंट्री करा दिया। ग्लोबल साउथ क्या होता है? इक्वेटर से जो साउथ डायरेक्शन में जो भी कंट्रीज है, जनरली आप देखेंगे तो ये जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के रेंज में आते हैं। तो आप ग्लोबल साउथ को रिलेट करना था ये सब जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं और ये ग्लोबल साउथ के भी चैलेंजेस हैं, और इनको साथ में कैसे टैकल किया जा सकता है, वो चीज़ इसमें लिखना था। तो उसमें आप लिखेंगे कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब जैसे इकोनॉमिक फ्रंट पे, टेक्नोलॉजी फ्रंट पे, डिफेंस फ्रंट पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रंट पे, वो सब क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज और इंडिया के अपने चैलेंजेस साथ में उभर के आए हैं। अब आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लिखने हैं जो इंडिया मस्ट टेक इन दिस G20 समिट, ठीक है, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके उन सब प्रॉब्लम्स को और एक लीडरशिप का रोल ले सके कि हम ग्लोबल साउथ को लीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप वे फॉरवर्ड लिख के कंक्लूजन लिखते हैं इसमें। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आया है ये जनरली GS2 में आता था, इस तरह का थोड़ा 2-3-4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, बट GS1 में आ गया, ये एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। और ये समझ लीजिए कि कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आएगा, इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके पूछेगा, और यू नीड टू स्टडी इन डेप्थ। आपको जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स है और जो करंट अफेयर्स है उससे अपने आप को एकदम से साथ में होकर चलना पड़ेगा। इसका जो सेकंड ऑप्शन वाला सवाल है कि रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अबाउट सपोर्ट ऑफ सीरिया एंड टर्की अर्थक्वेक डिजास्टर, इसके बारे में अभी लिखा जा सकता था अगर आपने पहले से बना के रखा है। तो काफ़ी न्यूज़ में था सीरिया टर्की अर्थक्वेक डिजास्टर, लेकिन जनरली उतना लाइमलाइट में नहीं था बिहार के संदर्भ में, इस अभी के संदर्भ में, जितना भी जो ग्रुपिंग्स हैं वो जितने न्यूज़ में थे और जितने भी इंडो पैसिफिक रिलेटेड स्ट्रैटेजी जो थी वो सब ज़्यादा न्यूज़ में थी बजाय इसके। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट था, और इसमें डायरेक्ट क्या था कि इसमें यूनाइटेड नेशन को घुसा दिया था, तो यूनाइटेड नेशन का रोल इसमें बताना था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जनरल सवाल भी बन जाता है कि देखिए यूनाइटेड नेशन बॉडी है और कहीं भी अर्थक्वेक डिजास्टर होगा तो उसमें क्या क्या काम करेगा। तो उसके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर आप जानते हैं, WHO, यूनिसेफ, तो वो यूनेस्को, तो वो सब जो है वहाँ की जैसे राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए क्या कर सकता है, या फिर वहाँ के बच्चों को बचाने के लिए, महिलाओं को हेल्प करने के लिए क्या कर सकता है, उन सब चीज़ों में यूनाइटेड नेशन का क्या रोल होता, इसमें वो उसको हाईलाइट करना था। और ट्रिवियल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसमें लिखा जा सकता था अच्छे से। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 जो DI का सवाल था वो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली काफ़ी इजी था। कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न है लोगों को, जैसे हाईएस्ट एवरेज मार्क्स में कन्फ्यूज़न है कि क्या है, फिर कुछ का कन्फ्यूज़न है कि इन बिटवीन विच 2 ईयर्स, बिटवीन पूछ रहा है तो 15-17 के बीच में या सिर्फ 15 और 17 का डिफरेंस है। तो ये वाला चीज़ जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मोटा मोटी अगर देखें ओवरऑल, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को DI में बना लेते अच्छे से और उसके कंसेप्ट को पढ़ लेते, रोज़ 1-2 क्वेश्चन अगर आप बना लेते तो आप इसमें कोई आंसर सही कर सकते हैं, इसमें अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इस बार का सबसे ज़्यादा खासियत क्या था कि जो आपको आंसर लिखना था वो बुकलेट में था। अब चूंकि बुकलेट में रहता है तो आपके पास स्पेस जो है वो लिमिटेड रहता है। अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड रहता है तो अगर आप DI वगैरह में क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप उसको फिर सही करने का आपके पास स्पेस नहीं रहेगा, आप काट के दूसरा क्वेश्चन नंबर नहीं लिख सकते उसमें, ठीक है।
तो ये सब इस बार का था। तो ओवरऑल यही देखें कि पैटर्न इज चेंजिंग। बीपीएससी हैज़ टेकन ए डायनेमिक रोल इन मेंस प्रिपरेशन ऑल्सो। तो अभी ज़रूरत है कि अभी से स्ट्रेटिजाइज किया जा सके 69th के प्रिपरेशन को, और एटलीस्ट करंट अफेयर्स पे जो भी हमारे थीम्स हैं, बेसिक थीम्स हैं, उनको पकड़ के उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं उन पे अगर राइट ऑफ्स प्रिपेयर करके रखे गए अभी से, तो लास्ट मोमेंट पे परेशानी नहीं होगी। और इतना मान के चलिए कि अगर आप प्रीलिम्स के बाद तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।